मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण में 11 नगर निगम सहित 133 निकायों में मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ भागीदारी की। सियासी लिहाज से ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। खासतौर पर इन चुनाव में उन मुद्दों की भी परीक्षा है जिन्हें लेकर दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि ये तय है कि ये मुद्दे स्थानीय चुनाव के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी गूंजेंगे। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे इन मुद्दों का भविष्य तय करेंगे। हालांकि जनता के फैसले से पहले कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज इन्हीं मुद्दों के दम पर जीत के दावे कर रहे हैं। हम पहले भी शिखर पे थे और अब भी शिखर पे होंगे। शिखर हम कोई अभिमान के कारण नहीं कह रहे, सेवा के कारण, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीते ये प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर नगर निगम में होंगे, पार्षद जीतेंगे, नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे पार्षद जीत के अध्यक्ष बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो केवल तबाह और बर्बाद करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। जो मुझे फोन आ रहे हैं, प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव, पैसे का दबाव, अगर जन समर्थन होता है तो क्या इन चीजों की जरूरत होती है? ये आज जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, आगे सब याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा। भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी की जीत को लेकर आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात वो भी भली भांति जानते हैं कि निकाय चुनाव में उठाए गए मुद्दों ने अगर काम नहीं किया तो 2023 के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर फिर विचार करने की जरूरत होगी। वहीं उम्मीदवारों की बात करें तो दोनों टीमों के कप्तानों के साथ ही दोनों पार्टी के उम्मीदवार भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर निगम में लहराएगा। 85 पार्षदों को भी आशीर्वाद मिलेगा जनता का, और महापौर के लिए भी आशीर्वाद मिलेगा, और जनता की सेवा करने का आशीर्वाद ये 86 लोगों को मिलेगा। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं वो विकास करते हैं, और उसी विकास के मुद्दे को हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे। जनता बहुत समझदार है और मैंने मेरा काम जनता ने पहले भी देखा है, और इस बार भी मैंने जो संकल्प किए हैं हम पूरा का पूरा संकल्प पत्र लागू करेंगे। जनता का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है और अब रिजल्ट के लिए सभी को इंतजार है 17 और 18 जुलाई का, और नतीजों के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका मुद्दा किस पर भारी पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है दिग्गजों का घमासान, मुद्दों का इम्तिहान। निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बात यही है कि आखिर ईवीएम में जो दिखाई देता है वो तो वही समझे जो वोट डालने वाले लोग होंगे, जो मतदाता होंगे, लेकिन किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा 17 या 18 तारीख को, ये बड़ी बात होगी। निकाय चुनाव में दिग्गजों के बीच भी घमासान देखने को मिला है, तो वही ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के मुद्दों का इम्तिहान भी है। अब इस इम्तिहान में कौन पास होगा ये भी नतीजे के दिन ही साफ होगा। लेकिन क्या ये मुद्दे 2023 में भी गूंजेंगे? आज बात इसी पर करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक कई जगह से ये भी कहा जा रहा है कि वोट का जो प्रतिशत है कई जगह कम हुआ है। यदि पिछले बार के चुनाव की तुलना में देखें तो कुछ जगह ज़्यादा भी दिखाई दिया, लेकिन ये जो कम बढ़ हुआ है इसके क्या मायने निकाले। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैतन्य भट्ट जी, आज पहला इम्तिहान तो हो गया और अब ईवीएम में भाग्य भी कैद हो गया। कुछ जगह से खबरें ऐसी आ रही है कि शायद वोट का प्रतिशत कुछ कम दिखाई देता बनस्पत पिछले वर्षों की तुलना में हम बात करें तो। दूसरा ये भी है कि मेहरबान रहा मानसून की, आज बारिश नहीं हुई तो कम से कम लोग मतदान करने जा पाए। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि यदि कम हुआ है तो उसको कैसा देखें, और जहां कुछ अधिक हुआ है तो उसको कैसा देखें। मनोज जी, नगरीय निकायों का चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है इन चुनावों में।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान कम हुआ है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बहुत से वोटर्स को मत देने का अधिकार नहीं मिल पाया। जो भी मतदाता सूची बनी थी उनमें कई ऐसी जगहों पर लोगों के नाम काट दिए गए। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। हमारी कॉलोनी में ही एक वार्ड है हमारा, जयप्रकाश नारायण वार्ड, 700 लोगों का नाम उसमें से गायब हो गया था। उसके लिए लोगों ने प्रयास भी किए, लेकिन प्रशासन का कहना था कि जब हमने आपत्ति बुलाई थी तब आपने कोई कार्यवाही नहीं की, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पे ऐसे शहर में बहुत से इलाके थे जहां पर मतदाताओं को मत देने का अधिकार नहीं मिल पाया। तो उससे ये हुआ कि जो मतदान का प्रतिशत है वो जबलपुर में करीब 59-60 के आसपास हुआ है, जो पहले की तुलना में कम है। दूसरी बात, जो मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था वो बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें बहुत से स्थानीय मुद्दे भी थे, उसमें बहुत से युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे भी थे, प्रादेशिक मुद्दे भी थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जबलपुर में जो कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र दिया था उसमें स्थानीय मुद्दों को उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया था जी। तो मेरे ख्याल से जो नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे होती हैं कि सड़क अच्छी मिले, हमें सफाई अच्छी हो और पानी पीने का हमें साफ़ स्वच्छ मिले। हमारे जबलपुर में नर्मदा जो बरसों से बह रही है उसमें सफाई हो, क्योंकि उसमें अभी भी 10 से 12 नाले, गंदे नाले मिलते हैं। और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सबने इस बात का दावा किया कि हम नर्मदा को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन नर्मदा तो स्वच्छ नहीं हो पाई। उसके नाम पे जो लाखों रुपया था वो ज़रूर पानी में बह गया। यहाँ पर ज़रूर पहली बार इस हमारे जो महापौर के प्रत्याशी हैं जगत बहादुर सिंह उन्नू, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अगर मैं महापौर बनता हूँ तो पहले ही दिन मैं नर्मदा की सफाई की फाइल पर दस्तखत करूँगा और 1 लाख रुपया अपनी जेब से भी दूंगा। अब सवाल ये है कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट है आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव का, कि जो ये बताएगा कि जनता का मूड किस तरफ है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। जी, कांग्रेस को सत्ता दी थी, वो अलग बात है कि उनके अंतर्द्वंद के कारण सरकार गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन होने का मौका मिल गया जी। तो ये जो चुनाव हैं इसमें दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी है और अब उसका प्रतिफल क्या निकलता है ये तो अब 17 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा, हमारे यहाँ कमलनाथ, विवेक तनखा, ये 4 चेहरे जबलपुर में थे जो अपनी पूरी ताकत से प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, आम सभाएं कर रहे थे। तो अब इन चारों लोगों की ही साख दांव पे लगी है कि वो कितना अपने प्रत्याशियों को या महापौर को जिता पाते हैं। पिछली बार 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। बिल्कुल, अब आप इस बार देखते हैं कितना। आशीष जी क्या कहेंगे? कुछ जगह तो वोटर परसेंटेज बढ़ा भी है लेकिन कई जगह कमी होने की खबरें भी आ रही है। हालांकि ये शुरुआती तौर पर है, अभी और जब पूरी टैली हो जाएगा तो सामने होगा हमारे। लेकिन हमने देखा कि शिवराज जी ने भी बहुत सभाएं की, सबसे ज़्यादा, हमेशा वो अव्वल ही रहते हैं सभाएं करने में, रैली करने में। और बीडी शर्मा भी दिखाई दिए, हालांकि इस बीच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ दिन उनको रेस्ट करना पड़ा, पर कमलनाथ भी दिखाई दिए। ओवरऑल कई सारे स्थानीय मुद्दे भी थे, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ ये पहला ऐसा नगर निगम का चुनाव था जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी गर्मी में, इतनी उमस में उन्होंने बड़ी संख्या में निकल के अपने मत अधिकार का उपयोग किया और निश्चित ही उन्होंने विकासवादी सरकार को चुना होगा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। आपने कहा कि कमलनाथ भी दिखे, मैं कहता हूँ कभी कभी दिखे। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जनता के बीच अपने कार्यकर्ता के साथ अंतिम छोर तक टिकी रही। कांग्रेसी आज गायब थे, कांग्रेसी आज सिर्फ लड़ाई में थे, अराजकता में थे, गुंडागर्दी में थे। और वही भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो बूथ समिति है, वो पोलिंग बूथ संभाल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिता रही थी। मेरा पूरा विश्वास है कि जो मत प्रतिशत आप कम होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हतोत्साहित होने का कारण है।
जो कांग्रेस ने बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को टिकट बांटे या दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट बांटे, जो सामंजस्य नहीं बना पाए, तो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता नहीं निकला। और मैं ग्वालियर की बात करूं, मैं ग्वालियर में पूरे समय आज जमीन पे था, तो जिन पॉकेट्स को सो कॉल्ड कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, जहां पे पिछली बार 70% तक मतदान हुआ, इस बार वहां 45% मतदान हुआ, 40% हुआ। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ना तो टिकट वितरण ठीक ढंग से कर पाई, ना अंतिम समय तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को लेकिन ओवरऑल ग्वालियर का प्रतिशत शायद बढ़ा है पिछली बार की तुलना में, यदि हम बात करें जो अभी आंकड़े आ जाए, पर मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गायब था, क्योंकि एक परिवार पूरी कांग्रेस को ग्वालियर में हड़पना चाहता है और उसका प्रतिरोध था, उसका प्रतिशोध था। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे परिवार भी दिखाई दे रहे थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है मनोज जी, आज उत्तर प्रदेश में जैसे विधान परिषद से कांग्रेस अब गायब हो गई है, वैसे ही नगर परिषद और नगर सरकारों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस थी भी नहीं, और ये गायब का सिलसिला चलता रहेगा। और जैसा कि कांग्रेस की आदत है, अब ये बहाने ढूंढेंगे, तो चुनाव से पहले ये सीएम पर दोष देते हैं और चुनाव के बाद ये ईवीएम पे दोष देंगे। ये कांग्रेस की स्थिति बड़ी स्पष्ट है। चर्चा तो कई जगह से आई है, ईवीएम की भी चर्चा आई है कि वहां पर कुछ ईवीएम आपके क्षेत्र से भी है, खंडवा बुरहानपुर से भी कुछ ऐसी खबरें आई, भोपाल में भी एक आध जगह ऐसा दिखाई दिया। जी अब्बास जी, अब आप आज पहले चरण का मतदान तो हो गया है, अब दूसरे चरण पर निगाह है, लेकिन लगभग ये कह सकते हैं 75% आज जो वोटिंग होना चाहिए था, जो जहां चुनाव होना चाहिए था, वो हो गए। कहाँ देख रही कांग्रेस अपने आप को? पहले जनता ने आश्वस्त किया हुआ था मनोज जी हमको, और उसी आश्वासन के ऊपर आज भी हैं। जनता ने पूरा समर्थन दिया, लड़ाई जनता की थी। जनता को मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिली, जनता की मूल समस्याएं हल नहीं हुई, 16 के 16 नगर निगम जिनकी झोली में दिया आशीर्वाद के रूप में जनता ने, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, अपने भ्रष्टाचार को छुपाते रहे। उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया, रोड मैप नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही कि हम प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अतिरिक्त कर नहीं लगाने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी ने जो चैतन्य भट्ट साहब कह रहे थे, मूल मुद्दों के ऊपर बात की कि हम नगर सरकार से, शहर सरकार से क्या राहत पहुंचाएंगे, हमारा काम क्या रहेगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके बातें नहीं की, हमने राष्ट्रीय स्तर की बातें नहीं की, हमने विधानसभा के मुद्दों को लाके यहाँ नहीं बनाया, हमने स्मार्ट जो सिटी की जगह के ऊपर हाईवेज की बात नहीं करी। ये तमाम चीज़ें जनता ने देखी। और रही बात ये कह देना कि इनकी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के साथ लगा था, तो दुखद है कि शिवराज जी पूरे प्रदेश को छोड़ के, मंत्रीगण पूरे प्रदेश को छोड़ के, काम पूरा ठप करके चुनाव के प्रचार प्रसार में रात दिन गला सुखाते हुए नजर आए। क्योंकि ये तक कहना पड़ गया कि चावल और हल्दी जो थी, हल्दी और छालिया जो थी, वो तक उठवाना पड़ गया वी.डी. शर्मा जी को, सांसद विधायकों से, कि भैया ये लो और बोलो कि हमारा साथ दोगे, नहीं 2023 में और 24 में टिकट नहीं मिलेंगे। माननीय कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी एक दिन भी भोपाल से बाहर नहीं हो, ऐसा हुआ नहीं है। जो संघर्ष और जो मेहनत कमलनाथ जी ने करी है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में जो ऊर्जा आई है, हर एक नगर निगम जहां चुनाव था, वहाँ पर रोड शो कमलनाथ जी का हुआ, वहाँ पर आम सभा कमलनाथ जी की हुई, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ जी की हुई, वहाँ पर जो डिस्कशंस थे प्रबुद्धजनों से हो, बुद्धिजीवी वर्ग से हो, अन्य वर्गों से हो, उनसे बातचीत हुई। ये तमाम चीज़ें हमने की, और कमलनाथ जी के चेहरे ने, कमलनाथ जी की बातों ने, कमलनाथ जी के वादों ने, कमलनाथ जी के दावों ने ईंट से ईंट भाजपा के हर एक कार्यकर्ता और नेता के मनोबल की बजा के रख दी। और आप परिणाम देखेंगे। ये जो अब्बास जी, भोपाल की हम बात करें, भोपाल तो दोनों ही दल है, सरकार भी यहाँ बैठी है और विपक्ष भी यहाँ बैठा है, लेकिन भोपाल का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से कम दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मोहर किसने लगाई है। मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के लोकेन पराशर जी ने, उन्होंने खुद इसको ट्वीट करके कहा है, जिससे सीधे सीधे सरकार की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने किस तरह का काम किया है कि यहाँ पर नाम लोगों के कटे हुए हैं, कई लोगों के नाम नहीं है मतदाता सूची में, कई लोगों के परिवारों के अलग अलग जो बूथ हैं उन पे नाम है, कैसे लोग वोट डालते, कितना संघर्ष किया। मेरे आगे जो महिला वोट डालने गई हुई थी, उनका नाम जिस बूथ पे रहता था, जिस पे उनके पति ने वोट डाला, उनका नाम उस बूथ पे नहीं था। मेरे आगे उस जो बूथ के ऊपर जो कार्यरत व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यहाँ आपका नाम नहीं है, आप अपने 10 बूथ पहले का उन्होंने बताया कि उसमें जाके आप देखिए, वहाँ पर आपका नाम हो सकता है, जो अभी 10 अंक पहले जिस नाम से था। तो इस तरह से जनता बड़ी परेशान हुई। ये तैयारी थी नहीं,
या तैयारी जानबूझ के नहीं की गई, किस तरह की, क्या हो गया, सरकार की कहाँ गलती है, सवाल उठते हैं। चलिए सवाल तो जी बोलिए, आशीष जी कुछ बोल रहे। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले अब्बास जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने शिवराज जी की मेहनत की तारीफ की, और जब वो तारीफ करते हैं तो ये भी स्वीकारते हैं कि कमलनाथ जी गायब रहे। कमलनाथ जी का कितना स्वीकारा है कमलनाथ जी गायब रहे? आशीष जी कम से कम झूठ मत बोलिए मेरी तरफ से, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि एक दिन भी ऐसा नहीं था कि कमलनाथ जी भोपाल से बाहर दौरों पे नहीं हो, कमलनाथ जी हर चुनावी क्षेत्र में नहीं गए हों, और मैंने कहा था कि शिवराज जी ने पूरा काम छोड़ दिया, जनता का, सरकार का काम छोड़ दिया और सिर्फ प्रचार प्रसार में लगे रहे। तो गलत बात मत करिए जिससे गलत संदेश जाए। अब्बास जी सुनिए, गलत बात मत। कमलनाथ जी का कितना इंटरेस्ट था वो तो उन्होंने अपने बयान में ही स्वीकार लिया था। वो कह रहे थे लोकल इलेक्शंस में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। अब पहले कांग्रेसी प्रवक्ता और जो उपाध्यक्ष अनर्थ निकालने का काम मत कीजिए। कमलनाथ और कांग्रेस इंटरेस्टेड है या नहीं है, ऐसी बात जो जनता में जाए जिसका गलत मतलब निकाला जा रहा है वो सही नहीं है, इंटरेस्टेड है या नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कमलनाथ के मॉडल पे जनता ने विश्वास किया। अरे जो 15 महीने में 4,000 रुपए भत्ता एक बेरोजगार को नहीं दे पाए, कोई मूल मुद्दों की बात करी, शिवराज जी ने कोई मूल मुद्दों की बात की, कमलनाथ जी ने शहर सरकारों की बात की। अरे ये कमलनाथ जी वो नेता थे जिनके चेहरे पर जनता वोट देती है। कमलनाथ जी ने मास्टर प्लान निकालने का काम किया है, 17 शहरों के मास्टर प्लान निकाल के रखे थे, आपने रोक दिए, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं होती। 33 मास्टर प्लान पाइपलाइन में थे। कमलनाथ कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बनाने का हमने काम किया था, वाटर पाइपलाइन जगह जगह हुआ। उनको तो ना कार्यकर्ता मिलेगा, आप बातें कर रहे थे इधर की उधर की, जनता कर रही थी हिसाब तो आप कहते थे नहीं कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ही पहले ये तय कर ले कि वे लोकल इलेक्शन में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, और उसके बाद ये बताएं कि जब लोकल इलेक्शन चल रहे थे चुनाव में लोकल इंटरेस्ट महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, लोकल बातें करी, ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि कौन से मॉडल पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करेगी, 2003 से पहले के बंटाधार के मॉडल पर या 15 महीने की वादा खिलाफ मॉडल पर, कौन से मॉडल पर मध्य प्रदेश की जनता आपकी जमानत जब्त हो जाएंगी। माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने काम किया है, अरे राइट टू वोटर की बात की गई, जिसके अंदर हमने काम किया, दिया है आपको मौका, नहीं तो आप तो स्वयं कि आप चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के ये बयान की वे लोकल इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इस बात की स्वीकार पेश करने का मतलब नहीं है आज की तारीख में। अब अगले चुनाव सर आपका कोई मतलब जनता चैतन्य भट्ट जी, ये जो दोनों मित्र हैं बात स्थानीय मुद्दों की कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ साथ वही मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा भी खूब हुई, क्योंकि हम खुद भी, मैं पहुंचा हूं, कई सारे ऐसे निगम थे जहां पर जाने का प्रयास किया, लोगों से बात की, तो स्थानीय मुद्दे बल्कि कम दिखाई दे रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दों की ज्यादा चर्चा हो रही थी। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे काम करेंगे इस चुनाव? नहीं, देखिए क्या है मनोज जी कि अगले साल चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके बाद फिर विधानसभा का, उसके बाद लोकसभा का चुनाव। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें शामिल कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ का होगा तो वो होगा स्मार्ट सिटी का। जी, प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी, जिसमें तमाम स्मार्ट सिटियों को करीब 6 साल हो गए स्मार्ट सिटी बनते बनते, और करोड़ों अरबों रुपए का उसमें फंड मिला है, लेकिन उस फंड का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले जब जबलपुर में बारिश हुई थी, 3 इंच बारिश हुई थी, उसमें पूरा शहर तालाब बन गया था। कहते हैं कि जबलपुर ताल तलैयों का शहर था, 52 तलैये थे इधर। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बनाई गई स्मार्ट सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं, अधिकारी हैं, जो करोड़ों रुपए अपने जेब में अंदर कर चुके, उन्होंने बता दिया कि हाँ ये वास्तव में शहर ताल तलैया का है। मुझे तो लग रहा था कि जिस समय बारिश हो रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही गाना गा रहे थे, फिल्म सबक का। कांग्रेस कह रही थी बरखा रानी जरा जम के बरसो, और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी बरखा रानी जरा थम के बरसो। क्योंकि अगर बारिश लगातार होती तो उस दिन में इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं लोग, इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं कि लोगों को लगा कि 16 साल से जो सरकार, नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
और उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कुछ भी लूट मची हुई है उसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं, इवन महापौर का भी कोई हस्तक्षेप नहीं। एक डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे स्मार्ट सिटी की कर्ता धर्ता बनी हुई है जिसको कोई विषय का नॉलेज नहीं है, ना तो कोई विषय विशेषज्ञ है, और इसलिए 6 साल हो गए हैं, करीब 300 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो गया है, लेकिन शहर की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं। चलिए सर, अब तो शहर का महापौर मिलने वाला है, तो लगता है कि जो दिक्कतें आप जिनका जिक्र कर रहे हैं शायद अब उन पर विराम लग पाएगा, लेकिन अब कहते हैं ना, माल सब निकल गया। जी चेतन जी, सबसे बड़ी बात वही है ना कि अब जो स्थितियां हो गई हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब इन भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी में जो कुछ भी चल रहा है उस पर इनको रोक लगाना होगा। चलिए आशीष जी, एक चीज़ तो अच्छी है कि मौसम ने बहुत साथ दिया आज, और क्योंकि बड़ी चिंता भी थी आप लोग की, जब बैठकें भी चल रही थी तो उसमें चिंता इस बात को लेकर जाहिर की जा रही थी कि कैसे चुनाव करा पाएंगे यदि बारिश होती है, लेकिन बारिश नहीं हुई, इंद्र की कृपा भी रही और तमाम तरह की चीज़ें ठीक दिखाई दे रही। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा आप लोग कर रहे थे, बार बार कई सारे मंच पर मैंने देखा कि चर्चा ले देकर वहाँ पहुँच जाया करती थी, क्या इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को? ना तो आप प्रादेशिक विषयों से अलग कर सकते हैं और ना ही नगरीय सरकार के, क्योंकि ये चुनाव तो दलीय व्यवस्था पे लड़े गए थे। अब उस दल का डीएनए क्या है, उस दल के जीन्स क्या है, ये तो काम आएंगे। अगर सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन है तो ये पूरी मध्य प्रदेश जानता है, और वही सी फॉर करप्शन मध्य प्रदेश की लोकल सरकारों में ना चले तो उसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई, अब किस तरीके की वादा खिलाफी की, उससे कमलनाथ सरकार के मैनिफेस्टो और लोकल इलेक्शन के मैनिफेस्टो से तो जोड़ा ही जाना चाहिए। तो जनता में इसके प्रति स्पष्ट एक रुख समझ आता है, और जो आपको परिणामों में भी नजर आएगा। देखिए, चैतन्य भट्ट जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि कम से कम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चैतन्य भट्ट जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को स्पष्ट होना चाहिए। जेएनआरयू में जो पैसा मिलता था, जो सिफारिशों पे मिलता था, मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के माध्यम से कॉम्पिटिटिव तरीके से कि कौन सी शहर को पैसा मिले, इस बात को एक चयन प्रक्रिया तय की। तो अब सिफारिशों पर चयन प्रक्रिया से मिलता था। एक बात, उस क्षेत्र की जनता तय करती थी कि उस क्षेत्र के कौन से हिस्से को रीडेवलपमेंट में, रेट्रोफिटिंग में या फिर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में ले जाना चाहिए। तो जो स्मार्ट सिटी का पैसा आता था वो पूरी की पूरी शहर के लिए नहीं लगता, वो एक क्षेत्र को रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट या ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में लगता था, और उसके परिणाम बहुत सकारात्मक नजर आएंगे। थोड़ा बहुत पहिया जो स्मार्ट सिटी का जो पटरी से उतरा वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के समय उतरा, जो ऑन रिकॉर्ड है कि जब ये आए तो उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को उसमें दबाव डाल के काम दिलवाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? फिटिंग का काम कर रही है, ग्रीन फील्ड का कर रही है, वो कर रही है। दूसरी बात, भोपाल का प्रतिशत जो दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है सर? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ने, समर्थकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और इस गर्मी के बावजूद वोट डाला, और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता के ना होने के कारण, उसको ये कहने के कारण कि वो लोकल चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता गायब रहा, और ये परिणामों में दिखेगा। देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है, सुन लीजिए, इन्होंने कहा पूरा शहर जवाब ले लीजिए आशीष जी, स्मार्ट सिटी का जवाब ले। आशीष जी ने कहा सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। करप्शन की बात कर रही है भोपाल की महापौर प्रत्याशी मालती राय। पहला वादा कर रही है ये भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगी नगर निगम को, जो नगर निगम 13 साल से बीजेपी की गोद के अंदर है, बीजेपी का महापौर है, बीजेपी की परिषद है, तो सीधा सीधा आरोप तो इनके प्रत्याशी नहीं पे लगा रहे हैं। दूसरी बात करें, इन्होंने मैनिफेस्टो की, अरे यार पूरी बात तो सुनिए आशीष जी, आप क्या संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप अपना पूरा आपा क्यों खो देते हैं? रुक जाइए, मैंने सुना धैर्य से आपको। अब मैनिफेस्टो की बात करी, मैनिफेस्टो के अंदर, इनके मैनिफेस्टो के अंदर वो वादे थे जो नगरीय सरकार के अंतर्गत आते ही नहीं है। विधानसभा, लोकसभा स्तर के वादे इनके मैनिफेस्टो के अंदर थे, और उसके बाद स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूं, ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं। अरे ग्रीन सिटी का, हमारे भोपाल की ग्रीन सिटी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे सबसे ज्यादा ग्रीनरी जहां पर थी, मनोज जी ने पूछ लीजिए, आपने हजारों पेड़ काट दिए।
स्मार्ट सिटी गोपाल बनना गोपाल पहले जी भारतीय और शहर से वो लग के, गोपाल और ग्रीन स्मार्ट सिटी सिटी है। का आपने डेवलपमेंट कहां पर किया जा सबसे ज्यादा होता चलिए है। सर। उसके बाद भट्ट साहब को ज्ञान ये जी। देंगे कि भट्ट साहब सीख लें स्मार्ट सिटी का परिभाषा क्या है, सबको ज्ञान देंगे आशीष जी। लेकिन आशीष जी ठीक। खुद की स्मार्ट पार्टी को सिटी एक डिफेंड करने में, particular zone ग्रीन पर सिटी काम की बातें करती करने है। में ये भूल गए जिसको- कि ग्रीन सिटी को जिसको तबाह कर area दिया, based पुराने development पुराने होता पेड़ है। ठीक काट है। दिए, लोगों को घर से बेघर कर दिया। सर अब तो ये सभी आपकी मुद्दे, स्मार्ट सिटी अब तो थी, सभी मुद्दों ये पर बात आपकी हो गई और स्मार्ट मुझे सिटी लगता है थी। वोट भी पड़ गया। अब तो वोट भी पड़ गया, मतदान भी हो गया, और अब क्या भट्ट किसने साहब को सिखा आपकी रहे बात हैं को कि माना आप होगा, कीजिए। उनकी बात को माना होगा, ये भी 17-18 तारीख को जब सामने आएंगे रिजल्ट तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। आशीष जी मेरे साथ जुड़े, अब्बास जी और चेतन भट्ट जी। मध्य प्रदेश में आज पहले चरण के मतदान हुए और मतदान का प्रतिशत कई जगह से ठीक भी दिखाई दिया, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जहां मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। अब इसे किस तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन ये जरूर है कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होती दिखाई दी। मतलब साफ है कि ये वही चुनाव है जो 2023 और 24 की तस्वीर साफ करेंगे। होगा क्या, इस पर नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में सियासत की रेल। नमस्कार।